हम लोग 12th सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 के हिंदी के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। इसके पहले वाला वीडियो में मैंने पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर अपलोड कर दिया है, उसको नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि आपका एग्जाम डिले हो गया है, टाइम भी मिल गया है और ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। इसमें केवल हम लोग सब्जेक्टिव का आंसर देखेंगे, ठीक है। पूरा सब्जेक्टिव का आंसर हम लोग देखने वाले हैं और सब यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। देखिए, विषयनिष्ठ प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 1 में आया हुआ है निबंध लिखने के लिए, ठीक है। ये आप भी जानते हैं, जिसमें से आपको 6 ऑप्शन मिलेंगे। कितने? 6, और 6 में से किसी एक पर लिखना है। तो इस वीडियो में मैं दीपावली पर लेख दे दिया हूँ, निबंध दे दिया हूँ, ठीक है। और ये 8 नंबर का पूछा जाता है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद में लगातार सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों की प्रसंग व्याख्या करें। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है, और फिर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हम दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हुआ है, प्रत्येक पत्नी अपनी पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिसे अपने वृक्ष को देखती है, ठीक है। और तीसरा नंबर में पूछा हुआ है कि विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी सुर सम में प्रात उठाऊ अबुझ कर धारी, यानी इसका व्याख्या और क्वेश्चन नंबर 1 का व्याख्या आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि 2 ही इसमें से बनाना है तो 1 और 3 का दे दिए हैं। चलिए फिर आगे वाला 3 में आया हुआ है, अथवा में अपने दिनचर्या का वर्णन करते हुए अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखें। तो इसका आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। और ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। देखिए, फिर आगे वाला 4 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि उसने कहा था, शीर्षक कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी कितने भागों में, इस कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर हम नहीं दिए हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 का आंसर आपको लगातार मिलेगा। 2 नंबर में है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, इसका भी उत्तर मिल जाएगा। संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं, इसका भी आंसर मिलेगा। नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई, इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। हो सकता है कि बहुत सारा क्वेश्चन आपको इसमें से याद भी होगा, क्योंकि अब फाइनल एग्जाम ज़्यादा दिन है नहीं, तो आप लोग तो बैठे होंगे नहीं, सब याद ही होगा। क्वेश्चन को देख लीजिए, आंसर को भी देख लीजिएगा। हो सकता है कि कहीं आपका जो याद है या कोई क्वेश्चन याद नहीं है उससे हल्का इसमें मिल जाए, तो इसी को याद कर लीजिएगा, क्योंकि आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल सरल भाषा में दिए हैं। फिर उसके बाद में 5 नंबर में है कि अंग्रेज नीले किसानों पर कैसा अत्याचार करते थे। और 6 नंबर में पूछा हुआ है कि मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते थे, ठीक है। फिर आगे वाला 7 नंबर में पूछा हुआ है कि राम के सुनते ही तुलसी की बिगड़ी बात बन जाएगी, तुलसी के इस भरोसे का क्या कारण है। फिर आगे वाला 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया है, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 6 नंबर में। देखिए 6 नंबर में सभी प्रश्नों को पहले देख लीजिए, उसके बाद तो उत्तर लगातार देखेंगे। 6 नंबर में आपको अवतरण लिखा हुआ है कि निम्नलिखित अवतरणों से किसी एक का संक्षेपण कीजिए। तो संक्षेपण करने का सबसे सरल तरीका है, ठीक है, कि आपको एक लाइन लिखना है, ठीक है, और दूसरा लाइन छोड़ देना है। फिर उसके बाद में ये वाला लाइन लिखना है पूर्ण विराम तक, फिर दूसरा वाला छोड़ देना है, फिर लिखना है, फिर छोड़ के ऐसे आपको लिख लेना है। अगर नहीं आता है तो ठीक है, संक्षेपण करना आता है तो ठीक है आप कीजिए, लेकिन नहीं जिन छात्रों को आता है तो एक लाइन को लिखिए, दूसरे लाइन को छोड़ दीजिए। और इसमें देखिए कि किस शब्द का अधिक बार प्रयोग किया गया है, उसी शब्द को टाइटल बनाइए, शीर्षक बनाइए, ठीक है। जैसे मोबाइल पर है ये, तो शीर्षक में जो भी है उसको शीर्षक बना लीजिए, ठीक है। ये तो हुआ आपका संक्षेपण करने का तरीका। और देखिए इन सभी शब्दों को गिन करके अंत में आपको लिखना है कुल शब्द। क्या लिखना है? कुल शब्द। जैसे मान लीजिए इन सब शब्दों को गिनने पर 100 आ रहा है तो 100, और जो एक लाइन छोड़ करके लिखे हैं संक्षेपण में, उसको लिखिए संक्षेपण शब्द। क्या लिखिए? संक्षेपण शब्द, ठीक है। और संक्षेपण शब्द लिखने के बाद में जितना उसमें वर्ड आ रहा है उसको गिन करके यहाँ लिख दीजिए अंत में, लास्ट में। आपका कम से कम 3 अंक मिल ही जाएगा, ठीक है। चलिए अब आंसर को हम लोग देखेंगे। देखिए 1 नंबर का तीसरा नंबर में पूछा हुआ है
1 का तीसरा में दीपावली पर निबंध। तो हम लोग देखेंगे कि दीपावली भारत का एक अति प्राचीन त्यौहार है। दीपावली जो है वो भारत का एक बहुत ही पुराना त्यौहार है, प्राचीन त्यौहार है। यह हमारे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। ठीक है, सभी जातियों, धर्म और संप्रदाय के लोग, ठीक है, भेदभाव को भुला करके इस उत्सव को मनाते हैं। ठीक है, उसके बाद में भारत में दीपावली को एक महान राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक पर्व भी माना जाता है। फिर आगे हम लोग इसी में लिखेंगे कि दीपावली के आरंभ की अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित है। सर्वाधिक प्रचलित कथाओं के अनुसार श्री रामचंद्र जब 14 वर्ष के वनवास के बाद रावण को मारकर सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे, ठीक है, तो सभी जगह खुशी से दीप जलाए। लोगों ने सभी जगह खुशी से दीप को जलाया। उसी विजय की याद में या स्मृति में यह दीपावली हर वर्ष मनाई जाती है। कथा चाहे जो भी हो, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि दीपावली हर वर्ष भारतवासियों को, ठीक है, जीवन का नया संदेश देने आती है कि सत्य की जीत और असत्य की हार एक न एक दिन अवश्य होती है। यानी यह दीपावली से संदेश मिलता है। चलिए फिर इसी में हम लोग लिखेंगे आगे, यह हमारे जीवन का अंधकार दूर कर फुलझड़ियों की तरह नया प्रकाश बिखेरती है। हम अपने अंदर नवीनता का अनुभव करते हैं। दिवाली आने के पहले से ही लोग अपने घरों की साफ सफाई, पुताई, रंगाई आरंभ कर देते हैं। छोटे बड़े, अमीर गरीब सभी तरह के लोग दीपावली के स्वागत की तैयारी में लग जाते हैं। किसी शुभ कार्य का आरंभ भी दिवाली के दिन ही मनाया जाता है या माना जाता है। दिवाली आती है कार्तिक अमावस्या की रात में, ठीक है, और मकान की छज्जों और मुंडेरों पर दीपों की मालाएं सजाई जाती है। बच्चे पटाखे तथा रंग बिरंग के पटाखे, फुलझड़ियां छोड़ते हैं। ठीक है, ये तो आपका दीपावली पर लेख हुआ 8 अंक का। और फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में यहाँ प्रश्न भी लिखा हुआ है कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जैसे अपने वृक्ष को देखती है। इसको व्याख्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है, 4 अंक का है। ठीक है, तो इसका उत्तर देखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर के निबंध अर्धनारीश्वर से ली गई है। यानी जो पंक्ति दी गई है क्वेश्चन में, यह कहाँ से लिया गया है? अर्धनारीश्वर चैप्टर से। और उस चैप्टर को किन्होंने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। तो हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर के निबंध अर्धनारीश्वर से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि यह कहना चाहता है कि जिस तरह वृक्ष के अधीन उसकी लताएं फलती फूलती हैं, उसी तरह पत्नी भी पुरुष के अधीन है। ठीक है, फिर आगे इसमें हम लोग लिखेंगे कि वह पुरुष के पराधीन है, इसी कारण नारी का अस्तित्व संकट में पड़ गया है। ये ट है, संकट में पड़ गया है। उसके सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहाँ तक जीवन और मरण भी पुरुष की मर्जी पर ही हो गया है। ठीक है, उसका पूरा मूल्य इसी बात पर ठहरा है कि पुरुष की इच्छा पर है। वृक्ष की लताएं वृक्ष के चाहने पर ही अपना क्या करता है? अपना पर फैलाता है। ठीक है, उसी प्रकार स्त्री ने भी अपने को आर्थिक पंगु मानकर पुरुष की अधीनता स्वीकार किया है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला का आंसर है। ठीक है, व्याख्या करना था। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा में, ठीक है, पहले ही मैं बताया था। इसमें है कि विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी सर श्याम प्राप्त उठाई अबूझ कर नारी। तो इसको भी व्याख्या करना है। तो इसका उत्तर देखेंगे अर्थ में कि हे विधा की मलिनता को दूर करने वाली, सूर्य की प्रकाश की तरह चमकने वाली, गाने वाली, ठीक है, कोमा लगा के लिखिएगा, गाने वाली नारी, सूर्योदयों के समुच उठा कमल के फूल की तरह सुंदर नारी, तुम्हारी बरावक आत्मा को जगाओ। ठीक है, यह कविता ज्ञान, सौंदर्य और आत्मा जागरूकता, ठीक है, के विषय पर केंद्रित है। कवि विधा और सौंदर्य की प्रतीक नारी को संबोधित कर रहा है और उसे सूर्योदय के समय उठने और अपने आत्मा को जगाने के लिए प्रेरित कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा का ये व्याख्या है। ठीक है, ये भी 4 अंक का, यानी 2 व्याख्या करना है,
4-4 अंक का, तो 8 अंक तो ये हो गया और 8 अंक निबंध, यानी कुल 16 अंक हुआ अभी तक। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा हुआ है, प्रश्न संख्या 3 में, कि 3 के अथवा है, ये क्या है, 3 का अथवा है। अथवा में दिया हुआ है कि अपने दिनचर्या का वर्णन करते हुए अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखें। तो इसका उत्तर देखेंगे, लिखेंगे प्रिय पिताजी और यहाँ दिनांक डाल देंगे। फिर उसके बाद में हम लोग लिखेंगे नमस्कार, मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश होंगे। मैं आपको मेरी दिनचर्या के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारे वार्षिक परीक्षा का समय नज़दीक आ गया है। ठीक है, जिसकी तैयारी काफ़ी अच्छे तरह से हो रही है। उम्मीद है हर साल की भांति इस साल भी प्रथम श्रेणी से परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ लिखेंगे आपका प्रिय पुत्र और अपना नाम यहाँ लिख दीजिए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में, 4 नंबर क्वेश्चन में एक का आंसर नहीं दिए हैं, दूसरा का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा का, उसमें क्वेश्चन में आया हुआ है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो इसका उत्तर देखेंगे कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक कला है, यानी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वो एक कला है जो यूरोप के लोगों में बातचीत करने की चतुराई को दिखाते हैं। इसका मतलब वार्तालाप को सुखद और सामंजस्यपूर्ण स्थापित करना है, यानी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में बातचीत करने की एक कला है, इतना भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन, संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं थी। तो इसका उत्तर देखेंगे कि जयप्रकाश नारायण ने संघर्ष समितियों के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने गांधी, नेहरू और अन्य प्रमुख कांग्रेसी नेताओं के जेल जाने के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा का आंसर, चौथा नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, इसको कंप्लीट ही करके आप लोगों को एग्जाम में जाना है। ठीक है, और इसका उत्तर देखेंगे कि जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया तो नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा, और फिर यहाँ से जिंदगी 2 टुकड़ों में क्या हुई, बट गई। ठीक है, घर का जीवन जो था वो सीमित हो गया, घर का जीवन सीमित हो गया और बाहर का जीवन असीमित हो गया। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 5 नंबर में पूछा हुआ है कि अंग्रेजी नीले किसानों पर कैसा अत्याचार करते थे। तो इसका उत्तर देखेंगे कि अंग्रेजों ने नीले किसानों की जमीनों जबरन अधिग्रहण कर ली थी। ठीक है, अंग्रेजों ने नीले किसानों की, यानी नीले किसानों को, नील की खेती करने वाले किसानों की जमीन जबरन अधिग्रहण कर लिया था, जिसमें उन्हें अपनी जमीन हाथ से धोना पड़ा। ठीक है, अंग्रेज नीले किसानों को नील की खेती करने के लिए, कारण किसानों को मनपसंद खेती का मौका नहीं मिलता था और इस प्रकार किसानों का अंग्रेजों द्वारा शोषण किया जाता था। ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं। तो इसका उत्तर देखेंगे कि मानक बर्मा की लड़ाई में भारत की ओर से अंग्रेजों के साथ लड़ने गया था और दूसरी पक्ष की ओर से जापानी थे। सेना एक दूसरे का दुश्मन है। ठीक है, इस लड़ाई में सेना आमने सामने है और दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, इसलिए मानक और सिपाही अपने को एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं। ठीक है, और एक दूसरे को मारना चाहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना का आंसर है, 6 का, 4 का 6 का। ठीक है।